सो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी का जिक्र हम कर चुके हैं, मतलब हम कंप्लीट बायोलॉजिकल साइकोलॉजी पढ़ चुके हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो ठीक है, हमने सबसे पहले कुछ फैक्ट्स देखे थे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के, जिसमें से 86 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं हमारे ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में, एंड ऑलमोस्ट इतनी ही गिलियल सेल्स भी हैं, ठीक है। गिलियल सेल्स क्या होते हैं कि हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन्स के अलावा जो दूसरी सेल्स पाई जाती हैं उनको गिलियल सेल्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करती हैं माइलिन शीथ फॉर्म करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, है ना, हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को बेसिकली बनाए रखे हुए हैं गिलियल सेल्स, ठीक है। एनर्जी चाहिए हमारे ब्रेन को इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ओके, ठीक है। तो अराउंड 1.4 kg हमारा ब्रेन का वेट होता है, ठीक है। अगर मेल और फीमेल की बात करें तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में, ओके, ठीक है, ओके ओके। देन गोल्गी एंड कहाल दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूरॉन डॉक्ट्रिन हमें दी थी, ठीक है, और इन दोनों की कुछ थ्योरी एक दूसरे के से कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रही थी, स्टिल दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला था शेयरिंग में, ओके। न्यूरॉन डॉक्ट्रिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से सवाल आते हैं। बेसिकली जो हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं वो न्यूरॉन डॉक्ट्रिन ही है, वहीं से बताया हुआ था। प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शनल स्पेसिफिसिटी, कि मतलब कि हमारे जो कनेक्शंस बने हुए हैं तो ऐसे नहीं है कि मतलब ऐसे रैंडम कनेक्शन बने हुए हैं, स्पेसिफिक कनेक्शंस बने हुए हैं। देन डायनामिक पोलराइजेशन, की हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, वन डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ना कि ऐसे ही कि इधर भी जा सकते हैं और इधर भी, ऐसा नहीं है, एक सिंगल डायरेक्शन में, ओके, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में हमने देख लिया था कि हमारे पास सोमा, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन, माइलिन शीथ, देन टर्मिनल बटन्स या फिर एक्सोन टर्मिनल होती है, ओके, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हमने देख ली थी, एंड डेवलपमेंट का थोड़ा सा जिक्र किया था, ओके, जिसमें हमने जर्मिनल पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड फीटल पीरियड का जिक्र किया था, ठीक है। तो सबसे पहले जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फीटस एंड देन बर्थ, ओके, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ओके। ठीक है, तो हमारी 3 तरह की लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ओके। तो मतलब कि अलग अलग लेयर अलग अलग ऑर्गन फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड जैसे कि हमारी एक्टोडर्म है जो हमारा नर्वस सिस्टम फॉर्म करती है, ये रही, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो अदर हमारे ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम है उनको फॉर्म करते हैं। सेम गो फॉर मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ओके। हालांकि डेवलपमेंट का पार्ट है ये, पढ़ेंगे इसको डेवलपमेंट में दोबारा डिटेल में। न्यूरो डेवलपमेंट की हमने जिक्र किया था, यहाँ से पूछा नहीं जाता बट स्टिल हमने देख लिया था कि कैसे हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप होता है फ्रॉम फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारा प्री फ्रंटल जो हमारे फ्रंटल लोब का आगे वाला जो एरिया था, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये तो डेवलप होता ही रहता है ऐसे एडल्टहुड तक, ओके, यंग एडल्टहुड तक। अराउंड 23 ईयर्स तक मतलब कि हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है, तभी हमारे पास रीजनिंग की और अच्छे तरीके से सोचने की, समझने की कैपेबिलिटीज़ आ पाती हैं, ओके। देन ओके ओके, ठीक है, ये स्टिल प्लास्टिसिटी 2 तरह की होती है हमारी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्लास्टिसिटी, ठीक है। एंड मतलब कि बेसिकली हमारे ब्रेन का ऐसे कुछ भी हम सीखते हैं तो स्ट्रक्चर चेंज होता है ना, न्यूरॉन्स के अंदर साइनेप्स, न्यू साइनेप्स बनते हैं। फंक्शनल प्लास्टिसिटी इज बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया अगर डैमेज हो जाए, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि हमारे हाथ में कुछ ऐसे ये इन चारों फिंगर्स के लिए और थंब के लिए कुछ एरिया डिवोटेड है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये कट गई, ओके। तो अब क्या करेगा, वो जो एरिया था वो काम तो नहीं आ रहा है ना, तो फंक्शन या तो कोई और फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। मान लेते हैं कि इस हाथ का कोई और ऐसा फंक्शन हैंडल कर लेगा ताकि इसको ओवरकम किया जा सके, ओके। या फिर कोई ब्रेन का पार्ट डैमेज हो गया है ना, मान लेते हैं कि हमारी ऑक्सीपिटल लोब का कुछ पार्ट डैमेज हो गया, ठीक है, तो कुछ और न्यूरॉन्स डिवोटेड कर दी जाएंगी जो वो काम हैंडल कर रहा था, ऑक्सीपिटल लोब जैसे विजन हैंडल कर रहा था, तो कुछ और दूसरे ब्रेन के दूसरे पार्ट का एरिया डिवोट कर दिया जाएगा विजन के लिए,
ठीक है, इसको हम फंक्शनल प्लास्टिसिटी बोलते हैं, है ना। प्लास्टिसिटी के अलावा हमारे पास एक और फिनोमेना होता है साइंस के अंदर, क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिसिटी इज बेसिकली आप मतलब कि मैंने किसी चीज़ को शेप को चेंज किया और वो वैसे की वैसे रहेगी, है ना। उसके अलावा एक और होता है इलास्टिसिटी बोलते हैं उसको, है ना, वापस अपनी शेप रिगेन कर लेना। तो अपना ब्रेन प्लास्टिक होता है इनकी मतलब इसके अंदर चेंजेस होते हैं, इट्स नॉट इलास्टिक। ओके, द न्यूरॉन्स फीचर ऑफ न्यूरॉन्स इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर हमने पढ़े थे ना। एक्सटर्नल फीचर में तो हमारे यही जो एक्सटर्नल पार्ट है हमारे न्यूरॉन के। इंटरनल फीचर्स में हमारे पास एक बार गिलियल सेल्स देख लेते हैं। दो तरह की गिलियल सेल्स हमने पढ़ी थी, ये आपने बहुत लोगों ने गलत किया क्वेश्चन, ठीक है, इसको याद रखना। हालांकि अब आप जो लोग अटेम्प्ट करेंगे वैलिड नहीं रहेगा ऑब्वियसली, अब धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि ये इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। स्वॉन सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट की मैं उन्हीं 5 लोगों का वैलिड मानूंगा टेस्ट, ठीक है, एंड बाकी आप लोग दे लीजिए टेस्ट, ठीक है, बट अब वो वैलिड नहीं रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अब आपको पता चल जाएगा कि ये तो बायसनेस आ जाएगी। तो अभी आप कोई भी स्कोर करेंगे, ठीक है, मान लीजिए आप में से कोई टॉप कर रहा है, तो अभी इन 5 लोगों में से ही टॉपर या सेकंड या फिर थर्ड इंडिविजुअल रहेंगे। ओके, ये बहुत लोगों ने गलत किया है। ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड स्वॉन सेल बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग माइलिन शीथ, बट ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ फॉर्म करती हैं। स्वॉन सेल्स कहाँ पे बनाती है, हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, उल्टा कर रखा है बहुत लोगों ने। नाउ हमारे पास कितने तरह की गिलियल सेल्स हैं, तो एस्ट्रोसाइट है हमारे पास। एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म करती हैं, याद है आपको, है ना। देन वी हैव एपेंडाइमल सेल्स। तो एपेंडाइमल सेल्स बेसिकली क्या है कि लाइन स्पाइनल कॉर्ड वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फॉर्म करती हैं हमारी एपेंडाइमल सेल्स। देन वी हैव ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड माइक्रोगिलिया। ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीथ फॉर्म करते हैं, माइक्रोगिलिया इम्यून सेल की तरह काम करते हैं, दे रिमूव डेड सेल्स एंड पैथोजेंस। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास है सैटेलाइट सेल्स, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बेसिकली ये जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए, स्ट्रक्चर में बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। स्वॉन सेल्स इंपॉर्टेंट है, दे फॉर्म माइलिन शीथ इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, ठीक है। ओके, दिस इज द समरी टेबल फॉर ग्लियल सेल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन था वो जो आप लोगों ने गलत किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कह रहे हैं कि ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में कौन माइलिन शीथ प्रोड्यूस करता है या फॉर्म करता है, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड स्वॉन सेल प्रोड्यूस इन द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो सोल्टेटरी कंडक्शन बेसिकली क्या होता है, ध्यान है आपको कि ऐसे कंटिन्यूस कंडक्शन नहीं होता है। ये हमारी नोड्स ऑफ रेनवियर होती हैं, यहाँ पे हमारे सोडियम के लिए गेट्स प्रेजेंट होते हैं। सोडियम यहाँ घुसेगा, ट्रैवल करेगा एंड देन फिर उसके बाद यहाँ के गेट को खोल देगा। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ओके। तो वोल्टेज में चेंज आएगा तो ये गेट खुल जाएंगे, फिर सोडियम घुसेगा, फिर आगे जाएगा। तो ये जो कंडक्शन आपको दिखेगी यहाँ पे, फिर दूसरी नोड्स पे दिखेगी, फिर अगले वाली पे और यहाँ पीछे, ठीक है। तो इसको सोल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं, ऐसे जंपिंग में जो हमारी कंडक्शन जाती है, ओके ओके। साइनेप्सिस क्या होते हैं कि बेसिकली दो न्यूरॉन, हमारे नर्वस सिस्टम में 2 तरह के साइनेप्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स भी होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा सवाल आते नहीं है। ये केमिकल साइनेप्स हैं, ध्यान रखना। 2 तरह के साइनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बेसिकली कनेक्टेड होते हैं ऐसे प्रोटीन से, ठीक है, उनके बीच में गैप नहीं होता, है ना। तो सारा का सारा जो साइटोप्लाज्म है, या मतलब कि 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होना है वो ऐसे ट्रैवल कर सकता है ना, कनेक्टेड होता है इनका साइटोप्लाज्म। ऑन द अदर हैंड हमारे जो केमिकल साइनेप्स हैं, इनके बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप हमें देखने को मिलेगा, है ना। तो एक इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। 20 mm का भूल गया मैं क्या थी इसकी, हाँ वो 10 to 20 mm, यस, गैप पाया जाता है, ठीक है। और साइनेप्स ये कंप्लीट कनेक्शन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको साइनेप्स बोलते हैं। नाउ
इंटरनल फीचर में हमारे पास है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी अपार्टस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर, याद है ना आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहे थे, बताओ, है ना, इनके पास निसेल बॉडीज पाई जाती हैं। ओके, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एंड एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो निसेल बॉडीज की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। आई थिंक ये प्रोटीन फॉर्म कर रहे थे एंड स्मूथ लिपिड्स, फैट फॉर्म कर रहे थे हमारे सेल के लिए, ऐसा ही है। एक बार चेक कर लेते हैं। दिस पार्ट ऑफ ई आर एंडोप्लाज्मिक हैज़ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो अटैच टू द सरफेस गिविंग द रफ अपीयरेंस एंड प्रोड्यूस प्रोटीन्स। ओके, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे लैक राइबोसोम्स, राइबोसोम्स होते नहीं इनके पास। दे सिंथेसाइज लिपिड्स फॉर सेल, ठीक है। और उसके अलावा राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, ठीक है। गोल्गी अपार्टस हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को पैक करता है ना, सोमा के अंदर पाए जाते हैं। ऑब्वियसली ये सारे के सारे इंटरनल फीचर्स हैं। एंड उसके अलावा हमारे पास है निसेल ग्रेनुअल्स। ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ पाए जाते हैं, इन सेल बॉडी या फाउंड इन सोमा, ठीक है। ऐसे 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 ग्रेनुअल्स दिखते हैं हमको, इनको निसेल ग्रेनुअल्स बोलते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड, ओके। मेटाबॉलिक सेंटर होती है हमारी सोमा, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना, है ना, दे आर लाइक, दे वर्क लाइक टैक्सी। तो ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्म होते हैं ना सेल बॉडी के अंदर, उनको उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, कहीं पूछ ना लिया जाए। ओके, ठीक है। हाँ, सेल के अंदर कौन कौन से आयंस पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेल का मतलब यहाँ पे मैं न्यूरॉन सेल का जिक्र कर रहा हूँ। एम आई ऑडिबल, आवाज़ आ रही है? यस भैया। ठीक है। तो देखो, ये हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है सेल का, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है हमारा सेल का जो बाहर है। ओके, तो इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारा पाया जाता है के प्लस यानी कि पोटेशियम एंड ए माइनस मतलब कि प्रोटीन्स, बेसिकली उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ओवरऑल जो चार्ज है हमारा न्यूरॉन सेल के अंदर, वो मतलब कि सब प्लस और माइनस करके एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा रह जाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड बाहर पाया जाता है हमारा सोडियम, Na+ से इसको हम नोट करते हैं। देखो, अगर Na+ लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब सिर्फ एक, मतलब कि इसका एक इलेक्ट्रॉन गायब है ना, मतलब ज़्यादा केमिस्ट्री में घुसते नहीं है। इसके पास ना सिर्फ वन सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आपको कई बार ना ऐसे कैल्शियम Ca++ दिखेगा, है ना, तो इसके पास 2 पॉजिटिव, इसके 2 इलेक्ट्रॉन गायब है। ओके, तो ये आयन थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। तो कैल्शियम ++ भी पाया जाता है वैसे एक्सटर्नल फ्लूइड में, है ना। यहाँ पे है नहीं अभी, ठीक है। वो यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल में ना उसके गेट नहीं खुलते, सोडियम के गेट नहीं खुलते, कैल्शियम के गेट खुलते हैं, है ना। जो कैल्शियम अंदर घुसता है और तभी तो फिर वो साइनेप्टिक जो वेसिकल्स होते हैं उनको फ्यूज़ करवाता है सेल मेम्ब्रेन से, और तभी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। तो ये याद रखना कि जो वोल्टेज गेटेड लास्ट में प्रेजेंट होते हैं ना, दे आर नॉट फॉर सोडियम, दे आर फॉर कैल्शियम। ओके, और यहाँ पे जो बाकी कंप्लीट न्यूरॉन में पाई जाती हैं अलोंग द एक्सॉन, वो होते हैं सोडियम के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई स्टिमुलस आया, मान लेते हैं यहाँ पे कोई स्टिमुलस आया, तो यहाँ का जो गेट खुल गया, -55 हमने थ्रेशोल्ड पढ़ी थी, ठीक है। सोडियम घुसा अंदर, अब ऑब्वियसली पहले वाले गेट स्ट्रेच से रिलेटेड होंगे ना, मैकेनिक होंगे। अगर मैं बात करूं कि जैसे यहाँ टच हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो वोल्टेज गेटेड तो नहीं होंगे, वोल्टेज गेटेड तो यहाँ से स्टार्ट होंगे ना। ये इतनी इस लेवल पे पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। तो डोंट वरी, बस हम मैकेनिज्म समझ रहे हैं। तो ये एक्सॉन हिलोक होता है, यहाँ से ही न्यूरल कंडक्शन स्टार्ट होती है, ये याद रखना ये, ठीक है। तो थोड़ा सा सोडियम घुसेगा, मतलब कि -70 से मान लेते हैं -60 हो गया चार्ज, उससे कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगी,
है ना, क्योंकि वो फर्दर आगे जाके इनको नहीं खोल पाएगा आगे वाले गेट को, ठीक है। तो हमको इतना सोडियम चाहिए यहाँ पे, इतना सोडियम घुसे कि -70 से -55 चार्ज हो जाए, ठीक है। तो वो इतना सोडियम चला जाए कि वो ट्रैवल कर सकता है अगले गेट्स तक, है ना। फिर ये गेट खुल जाएंगे क्योंकि वोल्टेज गेटेड है, वोल्टेज में चेंज हुआ, खुल गए। खुलते ही यहाँ पे ऑब्वियसली माइनस ही है, खुलते ही इतना सोडियम एकदम से फ्लक्चुएट करेगा बहुत ज़्यादा अंदर, ठीक है। इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर वो इजीली ट्रेवल कर पाएगा। तो इसको ऑल और नन लो भी बोलते हैं हम, ठीक है, कि या तो कंडक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी, बट एक बार स्टार्ट होगी ना तो फिर वो जाएगी लास्ट तक, ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में रुक जाएगी, ठीक है। तो हम क्या जिक्र कर रहे थे, अंदर इंटर सेलुलर जो हमारा साइटोप्लाज्म उसमें क्या पाया जाता है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, इंटर सेलुलर एनवायरनमेंट में क्या पाया जाता है, पोटेशियम और ये हमारे प्रोटीन के आयंस पाए जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक आयंस भी बोलते हैं इनको। और हमारे एक्सटर्नल जो फ्लूइड है उसके अंदर पाया जाता है सोडियम Na+ एंड क्लोराइड Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, याद रखना, ठीक है। तो इस वजह से, बट यहाँ पे भी वही है कि एक दूसरे को प्लस माइनस कर देंगे, ओवरऑल चार्ज बाहर पॉजिटिव ज़्यादा होता है और अंदर नेगेटिव ज़्यादा होता है। तो दो तरह के ग्रेडियंट भी यहाँ पे काम करते हैं। ग्रेडियंट क्या है कि एक है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट करते हैं ना, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो कंप्लीट जो हमारे फिजिक्स के लॉ है ना सारे यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। तो ये इसको अट्रैक्ट किया, तो ये देखो ऊपर ये यहाँ पे चार्ज यहाँ पे ही क्यों शो हो रखा है, ये नीचे क्यों नहीं शो हो रखा, क्योंकि ये इतना अट्रैक्ट करते हैं कि बीच में अगर ना हो ना इनके ये सेल मेम्ब्रेन, तो ये मतलब दे कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है। बट सेल मेम्ब्रेन है तो ये बिल्कुल यहाँ पे चिपक जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के पास, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है, जैसे ही गेट खुलेगा ना, जैसे ही गेट खुलेगा ये अंदर आ जाएंगे उस वजह से। दूसरा, एक तो है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, दूसरा होता है केमिकल ग्रेडियंट। केमिकल ग्रेडियंट बेसिकली क्या है कि यहाँ पे देखो सोडियम ज़्यादा है ना, अंदर पोटेशियम ज़्यादा है। अब एक मैकेनिज्म, एक फिनोमेना होता है कि जिस एनवायरनमेंट में चीज़ ज़्यादा होती है वहाँ से दूसरे एनवायरनमेंट में जहाँ पे चीज़ें कम है वहाँ की तरफ ट्रैवल करना चाहती है, वहाँ पे जाना चाहती है, इक्विलिब्रियम करना चाहती है ना। जैसे कि मान लीजिए ये नॉट इक्विलिब्रियम, यहाँ K+ ज़्यादा है, यहाँ पे सोडियम ज़्यादा है, दिस नॉट ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की स्टेट में आना चाहते हैं दोनों, कि ये इक्वल होना चाहते हैं, ये भी इक्वल होना चाहता है। उस वजह से केमिकल ग्रेडियंट भी बना हुआ है। जैसे ही इसको मौका मिलेगा, कोई गेट मिलेगा यहाँ पे, वैसे ही ये अंदर घुसेगा। सेम गोज फॉर दिस वन, ओके। तो ऐसी रेस्टिंग जो स्टेट होती है उस टाइम पे हमारी जो न्यूरॉन सेल है, रेस्टिंग स्टेट का जिक्र कर रहा हूँ, रेस्टिंग स्टेट में हमारी जो न्यूरॉन है वो परमिएबल होती है K+ के लिए। K+ को तो अंदर आने देगी, है ना, क्योंकि लीक चैनल्स भी पाए जाते हैं, है ना। तो उस लीक चैनल्स के थ्रू ना K+ तो अंदर आता रहेगा, ओके। बट सोडियम के लिए परमिएबल नहीं होती रेस्टिंग स्टेट में। पर अगर सोडियम के लिए परमिएबल होगी तो ये इक्विलिब्रियम नहीं क्रिएट कर देगा, है ना, क्योंकि ये चाहता है कि यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में कम है तो इक्विलिब्रियम क्रिएट करना चाहता है ना। एंट्रोपी बोलते हैं वैसे, मतलब कि एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आएगा, है ना। तो एंट्रोपी कल, यस, एंट्रोपी पता करना क्या होता है, अमेजिंग कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी, ओके, ठीक है। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट फ्यूचर में शायद सिगमंड फ्रॉइड की उसमें है, ठीक है, ओके। अब नोट कर लिया, क्या पता करके आना है गाइस? ओके ओके, ठीक है। तो क्या है कि अगर परमिएबल होगी सोडियम से तो वो इक्विलिब्रियम क्रिएट कर सकता है, तो हमें नहीं चाहिए, हमको रेस्टिंग स्टेट में -70 MV का चार्ज का डिफरेंस चाहिए ही चाहिए। तो बट परमिएबल होती है पोटेशियम के लिए, सोडियम के लिए नहीं होती, याद रखना ये बात, Na+, ठीक है। और Na सोडियम और Na+ में डिफरेंस होता है, ठीक है। वी आर कंसर्न अबाउट Na+, नॉट अबाउट सोडियम, ठीक है। सोडियम के आयन से कंसर्न है हम। अगर हालांकि ऐसा बेतुका सवाल पूछेंगे नहीं वो, बट आपको पता होना चाहिए सोडियम और सोडियम के आयन में डिफरेंट होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन गायब होता है यहाँ से, ठीक है, ओके। सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। हम बात कर चुके हैं डिटेल में, अब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि 3 सोडियम दे गेट आउट एंड 2 पोटेशियम वो इनसाइड रहते हैं, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से -70 MV जो है मेंटेन रहता है। ऑब्वियसली
जब कंडक्शन हो चुकी होती है कंप्लीट, तो सोडियम को बाहर करना होता है, और जो बाहर चला गया है पोटेशियम उसको अंदर लेके आना होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि -55 हमारी थ्रेशोल्ड होती है, ठीक है, एंड -70 हमारी रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। ओके, ये मैकेनिज्म, ये जो सीक्वेंस है हमारा, रेस्टिंग स्टेट, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, फिर वापस रेस्टिंग स्टेट, ये भी आपको याद रखना है। ओके, याद रखिएगा इफ्लक्स और इनफ्लक्स किसका कब होता है। ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन के दौरान हम एक तरह का रिफ्रैक्टिव पीरियड देखते हैं, एक रिफ्रैक्टिव पीरियड हम इस दौरान देखते हैं, है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड बोलते हैं इसको। एक यहाँ पे देखते हैं, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। ओके, दोनों हम डिटेल में बात कर चुके हैं। ओके, ये आएंगे, ये देखो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड के दौरान कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज थोड़ा सा मतलब कि हमारी जो -70 से नीचे चली जाती है, ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, तो जो स्टिमुलस है वो थोड़ा हाई इंटेंसिटी का हो ना, तब पॉसिबल है। बट इन जनरल रिफ्रैक्टिव पीरियड में कंडक्शन पॉसिबल नहीं होती। ओके, ठीक है, ठीक है, हम साइकोलॉजिकल रिफ्रैक्टिव पीरियड का जिक्र कर चुके हैं। ओके, ठीक है, देखो लास्ट में क्या है कि बेसिकली यहाँ पे जो आयन गेट प्रेजेंट होते हैं वो सोडियम के नहीं होते, बल्कि कैल्शियम के होते हैं। अब कैल्शियम अंदर जाएगा, ठीक है, ये हमारी सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं। सिनेप्टिकल वेसिकल्स का क्या मतलब है कि बेसिकली ये समझो कि बर्तन प्रेजेंट है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। ठीक है, तो कैल्शियम क्या करेगा, इनको पुश करेगा इधर। ठीक है, अंदर आएगा, पहले कंडक्शन आएगी। ठीक है, यहाँ पे गेट खुलेंगे कैल्शियम के। ओके, कैल्शियम अंदर जाएगा, इनको पुश करेगा टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएंगे ये, और जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा इन साइनेप्स। ओके, ठीक है, हमने ईपीएसपी और आईपीएसपी का जिक्र किया था, है ना, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टिमुलस, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को ये सिग्नल दे रही कि एक्साइट करो तो उसी टाइम एक्साइटेशन हो जाएगी, नहीं। सबमिशन की हेल्प से होता है ना। तो कितने ईपीएसपी मिलके -55 पहुंचा सकते हैं, या फिर साथ के साथ कोई दूसरी न्यूरॉन उसको ये सिग्नल तो नहीं दे रही है कि इनहिबिटर हो, मतलब कि इनहिबिट तो नहीं कर रही है, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रही है, तो सब मिलके अगर -55 तक पहुंचता है तब जाके कंडक्शन स्टार्ट होती है। तो इट्स नॉट कि एक न्यूरॉन का सिर्फ एक ही न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बना है, नहीं, देयर आर मतलब सैकड़ों हजारों न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन रहता है इनका। साइनेप्स बहुत ज़्यादा बने रहते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए विजुअली, अदरवाइज चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। अगर हम रियल न्यूरॉन जो ब्रेन को अगर हम देखेंगे तो। ओके, ठीक है, ओके, सबसे पहले जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्किंसन डिजीज गाइस। एसिटिल कोलिन बेसिकली क्या करता है कि हमारी मसल मूवमेंट में हेल्प करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है ना। तो देखो हार्ट बीट को कम करना हो, ज़्यादा करना हो, तो एसिटिल कोलिन हेल्प करता है, सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, है ना। और इसके अलावा लर्निंग और मेमोरी में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो अगर हार्ट बीट को स्लो डाउन कर सकता है तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको यूज कर सकता है ना। तो ये पूछा जा सकता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किस न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से हार्ट बीट को या फिर आपके हार्ट की जो आपकी हार्ट रेट को कंट्रोल करेगा, है ना। तो एसिटिल कोलिन। ठीक है, उसके बाद हमारा इन्होंने डिस्कवर किया था हेनरी डेल ने, ओटो ल्यूई ने इस केमिकल ट्रांसमिशन का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था एसिटिल कोलिन का। ठीक है, तो दोनों को नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसके लिए, सबसे पहला न्यूरोट्रांसमीटर जो डिस्कवर हुआ था। ओके, एंड देन ग्लूटामेट, फिर गाबा, फिर नोरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, देन डोपामाइन। जो यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि किन किन ने इनको डिस्कवर किया था, ये नहीं पूछा जाता। और ये सब इन्फॉर्मेशन याद करके अपने ब्रेन को मत भरिएगा, ठीक है। हाँ, ये ओटो ल्यूई वाला आप नाम याद रखिए, ठीक है, ये पूछा जा सकता है।
ओके, तो हमारे पास ये आइनोट्रोपिक रिसेप्टर एंड मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर होते हैं। आइनोट्रोपिक बेसिकली क्या होते हैं कि यहीं पे इनका रिसेप्टर है और वहीं पे वो जैसे रिसेप्टर लगेगा वैसे ही खुल जाएंगे। ऑन द अदर हैंड मेटाबोट्रोपिक जी प्रोटीन यानी कि सेकंड मैसेंजर इन्वॉल्व होता है कि यहाँ पे जाके अटैच होंगे, वो मैसेज देगा जी प्रोटीन को, जी प्रोटीन दोबारा आयन के पास जाएगा, उसको मैसेज देगा कि आप ओपन हो या क्लोज हो, ठीक है, उसके बाद वो खुलेगा। तो थोड़ा सा लेट होता है ये, बट लंबे टाइम तक इसको ओपन या क्लोज रखा जा सकता है। ऑन द अदर हैंड काफ़ी फास्ट होता है। ओके, लेटेंसी जो इनका एक्शन होता है काफ़ी शॉर्ट होता है, ये लॉन्गर थोड़ा स्लो होता है ये। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर के टाइप, क्या ये टाइप न्यूरोट्रांसमीटर के होते हैं? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ऐसा कुछ होता है? बताओ। या फिर एक साइनेप्स पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी होता है? हेलो, आर वी कनेक्टेड? यस, ठीक है, बताओ। देखो, न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी हम ऐसे पढ़ते हैं इनको कि होते हैं, बट एक्चुअल में एक साइनेप्स होता है जो कि एक पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी होता है। कैसे? देखो, केमिकल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है ना, डोपामिन विल बी डोपामिन और एसिटिलकोलिन इज एसिटिलकोलिन। अब वो इनहिबिटरी या एक्साइटेटरी होगा, जैसे ग्लूटामेट के लिए देयर आर नो इनहिबिटरी साइनेप्स। ओके, हमेशा सोडियम के गेट ही खुलेंगे। कहीं पर ग्लूटामेट अगर किसी साइनेप्स में रिलीज हुआ तो सोडियम के गेट ही खुलेंगे, तो इसको हम बोल देते हैं मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, गाबा के लिए हमेशा या ये कह लेते हैं हम कि या तो सोडियम को बाहर कर दिया जाएगा, सॉरी पोटेशियम को, या फिर क्लोरीन को अंदर कर लिया जाएगा, है ना, तो ये इनहिबिटरी एक्शन होता है। ओके, आईपीएसपी इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है, और इसको बोलते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक ईपीएसपी पोटेंशियल आईपीएसपी। या तो ये बाहर होगा या फिर ये इनफ्लक्स होगा, ठीक है, आईपीएसपी। आई होप कि आप समझ पा रहे हो अब ये चीज़ें, है ना। अब इतना मतलब कि हम डिटेल में काफ़ी बात कर चुके हैं गाइस, क्योंकि अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि टाइप 1 एरर हुआ है ना, टाइप 2 एरर हुआ है, तो अब आप लोगों को इतना समझ में आना चाहिए कि टाइप 1 एरर का क्या मतलब है, टाइप 2 एरर का क्या मतलब है। अगर मैं आईपीएसपी ईपीएसपी बोल रहा हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में होना चाहिए, अच्छा आईपीएसपी हुआ है तो इसका मतलब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है, यानी कि मतलब कि अगली न्यूरॉन के जो गेट हैं वो सोडियम के गेट नहीं खुले हैं, है ना, या तो पोटेशियम को बाहर किया गया है या फिर क्लोराइड को अंदर किया गया है ना, तभी तो होगा, तभी तो और नेगेटिव बनाया जाएगा उसको, है ना, अदरवाइज नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। और अगर ईपीएसपी है तो सोडियम अंदर घुसा है ना, इनफ्लक्स हुआ है सोडियम का, इनफ्लक्स। बताओ, ठीक है। तो जितने भी साइनेप्स हैं हमारे ब्रेन में, ग्लूटामेट के सारे एक्साइटेटरी वाले हैं, है ना, और गाबा के लिए इनहिबिटरी वाले हैं। तो गाबा इज मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर और ग्लूटामेट उसका अपोजिट होता है, मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और गाबा हमारा एंजाइटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि गाबा की कमी हो जाती है तो हम एंसियस फील करते हैं ना, हमारी थॉट प्रोसेस रुक नहीं पाते, न्यूरॉन्स स्टॉप नहीं हो पाती। ओके, और अगर गाबा इनफ है, सही है, इनफ अमाउंट में प्रेजेंट है साइनेप्स के अंदर, तो वी कैन स्टॉप आवर नर्वस सिस्टम और आवर थॉट्स, ठीक है, एंजाइटी भी रुक जाती है और हमें नींद भी आने लग जाती है ना। तो इट ऑल्सो इनिशिएट स्लीप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ये, ठीक है। अल्कोहल क्या करती है? बेसिकली अल्कोहल जाके गाबा की जो प्रेजेंस है बॉडी के अंदर या नर्वस सिस्टम के अंदर उसको बढ़ा देती है ना, तो एगोनिस्ट बोलते हैं ऐसे ड्रग को जो किसी न्यूरोट्रांसमीटर के साथ मिलके उसकी अमाउंट को बढ़ा दे, उसको एगोनिस्ट बोलते हैं, ठीक है, कम कर दे उसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। इसको पढ़ेंगे हेल्थ साइकोलॉजी में डिटेल में, ठीक है, अभी याद रखो। तो अल्कोहल बेसिकली क्या करती है, जैसे ही अल्कोहल अंदर जाएगी गाबा का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो इंडिविजुअल की एंजाइटी कम हो जाएगी, टेंशन स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा, नींद भी आने लग जाएगी, ठीक है। तो डिप्रेसेंट होती है हमारी अल्कोहल, है ना, इसलिए होती है डिप्रेसेंट, नर्वस सिस्टम को डिप्रेस स्लो डाउन कर देती है। डिटेल में पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में, ठीक है। देन वी हैव सेरोटोनिन, ओके, मूड रेगुलेट करता है, डिप्रेशन में काफ़ी भयंकर रोल है इसका सेरोटोनिन का, ठीक है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है डिप्रेशन से, मतलब कि सेरोटोनिन की अमाउंट ज़्यादा होगी तो डिप्रेशन कम होगा। डिप्रेशन की अमाउंट एक्स चाहिए हमें,
x-10 होगी तो मूड आपका मतलब कि लो हो जाएगा, लो एंड इनअटेंटिव, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस ये फील करोगे आप, ठीक है। x-50 हो गया डिप्रेशन, x-100 हो गया सुसाइडल थॉट्स आने लग जाएंगे, ओके। मे बी और थोड़ा कम हो गया तो मे बी इंडिविजुअल मे कमिट सुसाइड, ओके। सेरोटोनिन इज रियली इंपॉर्टेंट, ओके। सारे न्यूरोट्रांसमीटर इंपॉर्टेंट है। देन एक्चुअल में न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास जो होते हैं ना वो ये पढ़ना ये सब जरूरी है कि डोपामिन जैसे प्लेजर प्रोवाइड करता है ना, रिवॉर्डिंग जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है उसको डोपामिन बोलते हैं। ये कहाँ किस में रोल है ना, पार्किंसन डिजीज में डोपामिन का रोल है, डोपामिन की कमी हो जाती है ना, याद रखना। ग्लूटामेट मेमोरी में काम करता है, एसिटिलकोलिन भी मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है बट मसल मूवमेंट में भी हेल्प करता है, ओके। लर्निंग एंड मेमोरी में भी इन्वॉल्व होता है। एंड गाबा कामिंग जो कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, एड्रेनलिन फाइट और फ्लाइट के लिए, सेरोटोनिन मूड रेगुलेट करता है, एपिनेफ्रिन बेसिकली क्या करता है हमारी, सॉरी एपिनेफ्रिन नहीं, एंडोर्फिन्स नेचुरल पेन किलर्स होते हैं, ठीक है। नॉर एपिनेफ्रिन कंसंट्रेशन बढ़ाता है हमारी, नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं इसको, ओके। विजिबिलिटी बढ़ाता है, नॉर एड्रेनलिन चाहिए हमें फाइट और फ्लाइट के दौरान, दोनों चाहिए, ओके। ओके दीज आर द एक्चुअल एड्रेनलिन वाला रिपीट करना। नॉर एड्रेनलिन कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, ओके। जब नॉर एड्रेनलिन हमारी नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट रहता है तो वी आर कंसंट्रेटेड, ठीक है, नींद नहीं आएगी हमें, कंसंट्रेटेड रहेंगे। तो जैसे कि कुछ अमाउंट ऑफ नॉर एड्रेनलिन अगर प्रेजेंट है बॉडी के अंदर जब हम एग्जाम दे रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम वो सही होता है ना। और फाइट और फ्लाइट के दौरान तो दोनों चाहिए होते हैं क्योंकि देखो हार्ट रेट इंक्रीज करनी होती है, ठीक है, ब्लड फ्लो एंड कंसंट्रेशन भी चाहिए हमें, विजिबिलिटी बनना है ना। उस टाइम पे हर एक स्टिमुलस को कोई भी इनकमिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको ऐसे रजिस्टर करना है और उसके ऊपर एक्ट करना है। जब स्ट्रेसफुल लाइफ थ्रेटनिंग है तो दोनों ही चाहिए हमें, है ना, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, जिनको हम एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बोथ आर रिलेटेड टू फाइट और स्ट्रेस रिस्पॉन्स, है ना, अपार्ट फ्रॉम कोर्टिसोल, ठीक है। कहाँ से रिलीज होते हैं दोनों, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, हाँ, कोर्टेक्स से कि मेडुला से, एड्रेनल मेडुला से, है ना। देखो हमारी दिस इज अवर एड्रेनल ग्लैंड, ये किडनी है मान लेते हैं, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। तो इसका बाहरी जो आउटसाइड जो एरिया उसको हम क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर का जो पार्ट है उसको एड्रेनल मेडुला बोलते हैं, है ना। क्या कर रहा हूँ मैं, बताओ जल्दी बताओ। मेडुला से रिलीज होते हैं और कोर्टेक्स से कौन सा रिलीज होता है, हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कोर्टिसोल स्पेसिफिकली, हाँ कोर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज होते हैं, कोर्टिसोल, है ना। हमें कोर्टिसोल याद रखना है, कोर्टिकोस्टेरॉइड भी गलत नहीं है, सही है। देखो नाम खुद ही, कोर्टेक्स, कोर्टिसोल, एड्रेनल मेडुला, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ओके, ठीक है। दीज आर द एक्चुअल टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, दीज आर द स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर, दीज आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल में हमारे पास देखो एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है ना, जैसे कि गाबा, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, मोनोअमाइंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, इंडोमाइंस एंड कैटेकोलामाइंस, ओके। इंडोमाइंस हमारे पास सेरोटोनिन, कैटेकोलामाइन, डोपामिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, एक ही बात है, डोपामिन याद रखिए, ठीक है। डोपामिन से एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन ही बनते हैं, ठीक है, जो कि बनता है एल डोपा से, एल डोपा। और इंडोलेमाइन हमारा सेरोटोनिन, ओके। देखो एसिटिलकोलिन ईस्टर होता है, वैसे एस्टर या ईस्टर जो भी बोलना चाहो इसको आप, ठीक है। एमिनो एसिड ग्लाइसिन, गाबा, ग्लूटामेट, एस्पारेट, ओके, याद रखिएगा ये सब। देन वी हैव मोनोअमाइंस, ठीक है, हाँ मोनोमाइंस, अमाइंस भी बोल देते हैं, हालांकि मोनोमाइन होते हैं ना। इंडोलेमाइन जिसके अंदर सेरोटोनिन, हिस्टामाइन होता है, सेरोटोनिन आपको याद रखना है। देन कैटेकोलामाइंस जिसके अंदर हमारा डोपामिन आपको याद रखना है, डोपामिन से ही दोनों बनते हैं, ठीक है। पेप्टाइड्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारे पेन किलर्स होते हैं
नेचुरल पेन किलर, एंडोर्फिन्स, सब्सटेंस पी इज नॉट ए पेन किलर, ठीक है, याद रखना। एनसेफेलिन भी पेन किलर होता है, ये दोनों ही नेचुरल पेन किलर है। सब्सटेंस पी का रोल हमने कहाँ देखा था, दीज आर द पेप्टाइड्स, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं ये, ठीक है। देखो नोसिसेप्टर्स, जो पहला हमारा नोसिसेप्टर है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डोर्सल रूट से जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ये डोर्सल रूट है मान लेते हैं, और यहाँ पे ये सब्सटेंस पी रिलीज करती है जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को सिग्नल देगी कि फायर करो और पेन का इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ, तो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पी से पेन, याद रखना, सब्सटेंस पी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन सिग्नलिंग, ठीक है। देन वी हैव सम अदर न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एटीपी, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, निट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, तो ये भी हमारे ये दोनों गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। निट्रिक ऑक्साइड का हमने देखा था रोल मेमोरी के अंदर, जब हमारा लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन होता है तो निट्रिक ऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है। ओके, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, निट्रिक ऑक्साइड आपको बस याद रखना है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपके लिए जिनसे पूछा जाता है। ओके, अमीनो एसिड हो गए, कैटेकोलामाइन हो गया हमारा मोनोमाइन के अंदर। एसिटाइल कोलाइन आप याद रखना, क्वाटर्नरी अमाइन भी बोलते हैं इसको, ओके, बस ये बात याद रख लीजिएगा, हालांकि ईस्टर होता है ये, ठीक है। ओके, अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड हमारे मोनोमाइंस हो गए एंड एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है साइनेप्स के अंदर, उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, ओके। याद रखना कि एसिटिल कोलिन एक लौता ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको ना रीअपटेक नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे कि ये हमारा साइनेप्स है, ये हमारी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन हो गई, तो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रीअपटेक वापस इनटेक कर लिया जाता है और उसको वापस सिनेप्टिकल वेसिकल्स के अंदर पैक कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, ओके। एसिटिल कोलिन सिंस हार्ट रेट को या फिर हमारे हार्ट को मसल्स को कंट्रोल करता है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतना टाइम, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली कि फिर हमारी हेल्थ के ऊपर बात आ जाएगी कि हम वी कैन डाई, है ना, अगर वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रहा तो, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज इतनी हार्ट बीट रखनी है और या कुछ भी मसल मूवमेंट बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए, तो उसको ना तुरंत डिग्रेड कर दिया जाता है ना, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम से ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हो सकता है कि वो जो डिग्रेडेड एसिटिल कोलिन है उसको बैक कर दिया जाए, बाद में उसको असेंबल कर दिया जाए, है ना। बट आपको ये बात याद रखना है कि एसिटिल कोलिन उसको डिग्रेड किया जाता है, रीअपटेक नहीं होता वो, एज एसिटिल कोलिन तो रीअपटेक होता नहीं, ओके। देखो ये तोड़ दिया जाता है एंजाइम्स के हेल्प से, इसको तोड़ दिया, है ना, इसको रीअपटेक कर लिया जाएगा। ओके, एंजाइटी डिसऑर्डर गाबा रिलेटेड है एंड बेंजोडाइजोपाइन जिनको हम माइनर ट्रांसक्यूलाइजर्स भी कहते हैं, ठीक है। डिप्रेसेंट्स होते हैं, ड्रग्स के कुछ टाइप होते हैं, स्टिमुलेंट्स, डिप्रेसेंट्स एंड पेन किलर्स। उसके अलावा हमारे पास हैं हेलुसिनेंट्स, ओके। तो बेंजोडाइजोपाइन हमारे डिप्रेशन, नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं, तो ये प्रोवाइड किए जाते हैं जिस पेशेंट होते हैं उनको, ठीक है, एंजाइटी के पेशेंट को। तो गाबा का अमाउंट बढ़ा देते हैं, तो एंजाइटी से फिर रिलीफ मिलता है हमें, ठीक है। तो गाबा की कमी में एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, लैक ऑफ गाबा। डिप्रेशन, सेरोटोनिन, स्किज़ोफ्रेनिया इज रिलेटेड टू डोपामिन, एक्सेस अमाउंट ऑफ डोपामिन, स्पेसिफिकली पॉजिटिव सिम्टम देखे जाते हैं डोपामिन की वजह से, है ना। दो तरह के सिम्टम होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि ये आपका नॉर्मल बिहेवियर है, इसमें कुछ ऐड ऑन हो गए हैं, है ना, जैसे कि हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, और उसके अलावा और भी होते हैं, ठीक है। नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब है कि ये आपका नॉर्मल बिहेवियर, इसमें से कुछ सिम्टम्स, कुछ बिहेवियर कम हो गए, सिम्टम नहीं सॉरी बिहेवियर कम हो गए, है ना। जैसे कि मतलब कि आप जिस तरह के इमोशंस शो करने चाहिए पर्टिकुलर सिचुएशन में वो शो नहीं कर रहे हो आप, है ना, तो इसको फ्लैट इफेक्ट बोलते हैं, फ्लैट इफेक्ट, है ना। दिस इज ए नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। तो नेगेटिव सिम्टम्स आर रियली डेंजरस, नेगेटिव सिम्टम प्रेजेंट है तो स्किज़ोफ्रेनिया का सच में बहुत ही मतलब कि उसको ट्रीट करना फिर मुश्किल हो जाता है ना। तो यहाँ पे एंटीसाइकोटिक प्रोवाइड किए जाते हैं ऑब्वियसली,
ठीक है, साइकोसिस हुआ है तो एंटी साइकोटिक ही प्रोवाइड किए जाएंगे, डिप्रेशन हुआ तो एंटी डिप्रेसेंट जैसे कि SSRIs है ना, SNRIs, मोनोअमाइन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, क्या है ना, फुल फॉर्म भूल गया इसकी, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ऐसा करके कुछ है। ओके, SSRIs सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ओके, SNRIs सेरोटोनिन एंड नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ओके, तो ये एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं सारे के सारे, है ना। एक और होता है इसके अलावा लिथियम। लिथियम के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी होते हैं, है ना। ये सारे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, याद रखना ये बात, ठीक है। SSRIs SNRIs मोनोअमाइन इनहिबिटर जो हैं हमारे, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ओके, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में बहुत काम आएंगे, ये पढ़ना है इनको हमें, ठीक है। तो एंटी डिप्रेसेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं डिप्रेशन के पेशेंट को, एंटी साइकोटिक साइकोसिस के पेशेंट को, एंड एंटी एंजाइटी ड्रग्स जैसे कि बेंजोडाइजोपाइंस एंजाइटी के पेशेंट्स को, ठीक है। पार्किंसन डिजीज, डोपामिन, मतलब कि इसकी डोपामिन की कमी, सब्सटेंशिया निग्रा एक हमारे टेगमेंटम का पार्ट होता है सब्सटेंशिया निग्रा, वहाँ की न्यूरॉन प्रोड्यूस करते हैं डोपामिन को, ठीक है। यहाँ की न्यूरॉन अगर खत्म हो जाएगी ना तो डोपामिन की कमी हो जाएगी, उसकी वजह से ऐसे एक मोटर मूवमेंट डिसऑर्डर होता है कि जैसे अभी ये देखो कुछ भी किसी तरह की कंपन नहीं है ना, क्योंकि इनफ डोपामिन है, वो उन न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर रहा है कि ऐसे अननेसेसरी मूवमेंट मत करो, है ना। तो जैसे ही वो न्यूरॉन्स को इनहिबिट नहीं करेगा डोपामिन, ऐसे 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 अनकंट्रोलेबल, कंट्रोल नहीं होती उनकी, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ डोपामिन प्रेजेंट नहीं है। तो इस कंडीशन को जनरली ओल्ड एज में, मोहम्मद अली एक बॉक्सर थे, उनको हुई थी, यूट्यूब पे वीडियो देखना उनकी, ठीक है। बाद में ना वो बहुत ही अच्छे बॉक्सर थे अपने टाइम पे, तो खैर जब जैसे जैसे ओल्ड हुए तो उनको पार्किंसन हो गई थी, है ना। तो ऐसे 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 मूवमेंट होने लग जाती है, इसको पार्किंसन डिजीज बोलते हैं, है ना, ड्यू टू लैक ऑफ डोपामिन। एल्डोपा प्रोवाइड किया जाता है ना, ताकि वो डोपामिन में कन्वर्ट हो जाए। एल्जाइमर डिजीज की मतलब कि सीवियर मेमोरी प्रॉब्लम एल्जाइमर के अंदर, ऐसे नॉर्मल मेमोरी प्रॉब्लम नहीं, सीवियर कि आप अपने जो क्लोज रिलेटिव हैं, ब्लड रिलेटिव, उनका नाम भी भूल रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एल्जाइमर के अंदर उसके अलावा कोग्निटिव जो डेफिसिट्स हैं, कोग्निटिव प्रोसेसेस, उनकी भी कमी देखी जाती है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सो ऑन, ठीक है। बट मेमोरी का जो है ना, एमनीजिया, डिमेंशिया और एमनीजिया, दो तरह के हमारे मेमोरी लॉस होते हैं, ठीक है, डिमेंशिया एंड एमनीजिया। एक में ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ मेमोरी लॉस होता है, अभी मेरे को ध्यान नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी लॉस, ओनली मेमोरी के साथ प्रॉब्लम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिमेंशिया, एमनीजिया। अभी मैं कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है, अभी ऐसे तुक्का नहीं मारता हूँ। एक होता है हमारा एमनीजिया, ठीक है। एमनीजिया में एक में क्या होगा कि मेमोरी के साथ साथ कोग्निटिव प्रोसेस भी इफेक्ट होंगी, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, है ना, मेमोरी के साथ और दूसरी कोग्निटिव प्रोसेस भी हो रही है, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिमेंशिया और एमनीजिया दोनों हालांकि मेमोरी से रिलेटेड ही हैं, बट एक में मेमोरी के साथ साथ कुछ और फंक्शन भी इफेक्ट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी कमी आ जाती है। एम आई क्लियर? ये कल पता करके आओगे आप, ठीक है। वाई डोंट यू गाइज, आप मेरे को क्यों ना बताओ, है ना, किसमें सिर्फ मेमोरी रहती है और किसमें मेमोरी के साथ साथ और कोग्निटिव प्रोसेस के अंदर भी चेंजेस आते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम एंट्रोपी, ये भी पता करके आना है गाइस। कनेक्टेड है ना हम लोग? हेलो, ओके, ठीक है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर पे अच्छा खासा हमने डिस्कस कर लिया। अरे बाप रे, अभी तो ठीक है, थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। ठीक है, ऐसे हम अच्छा खासा डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, टू इजी। ठीक है, नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम बात कर चुके हैं डिटेल में काफ़ी, इसको तो शायद हम 2 बार पढ़ चुके हैं।
अच्छा ये करवाना पड़ेगा कि याद है कि कैसे सीक्वेंस में कैसे होते हैं? पहले टीलेंसेफ्लोन आता है, फिर टीलेंसेफ्लोन पे हमारे पार्ट हैं हमारा सेरेब्रम, बेसल गैंग्लिया एंड लिम्बिक सिस्टम, है ना। डाइनसेफ्लोन के दो ही पार्ट हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। हिंड ब्रेन जिसको हम अच्छा इसको हम बोलते हैं रोम्बेनसेफ्लोन, मीजेंसेफ्लोन एंड एक था हमारा प्रोजेंसेफ्लोन, इसको बोलते हैं प्रोजेंसेफ्लोन दोनों को मिलके, है ना। ये मीजेंसेफ्लोन एंड हमारा जो लास्ट में हाइंड ब्रेन आता है मीजेंसेफ्लोन, मिड ब्रेन इज मीजेंसेफ्लोन। हाइंड ब्रेन के हमारे दो पार्ट हैं मीटेंसेफ्लोन एंड माइलिनसेफ्लोन, है ना। वो दोनों रोम्बेनसेफ्लोन, दोनों मिलकर रोम्बेनसेफ्लोन मिलाते हैं, बनाते हैं। ये बताना पड़ेगा। सबसे पहले टीलेंसेफ्लोन आता है ना। डाइनसेफ्लोन के हमारे थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन और मीजेंसेफ्लोन इज डिवाइडेड इनटू टेक्टम एंड टेगमेंटम। टेक्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सुपीरियर कोलिकुलस एंड इंफीरियर कोलिकुलस, दो कोलिकुला होते हैं ना। एंड टेगमेंटम के हमारे 3-4 पार्ट होते हैं जिसके अंदर रेड न्यूक्लियस, सब्सटेंशिया निग्रा एंड कुछ और पार्ट भी आते हैं उसके, है ना। और सुपीरियर कोलिकुलस एंड इंफीरियर कोलिकुलस हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, एक आइज़ के लिए होते हैं, एक ईयर के लिए होते हैं। आइज़ के लिए सुपीरियर कोलिकुलस प्रेजेंट होता है, ये ऐसे ऊपर वाला, और ईयर के लिए इंफीरियर कोलिकुलस, ठीक है ना। ओरिएंटेशन करवाते हैं हमारी एनवायरनमेंट में, ठीक है, ओके। अच्छा ये भी याद रखना, ये देखो जैसे ऊपर उठी हुई है इसको जायरस बोलते हैं, इसको नीचे वाले को सल्कस बोलते हैं, है ना। जायरे एंड सल्काई, ओके। काफ़ी डीपर अगर ग्रूव है तो उसको फीसर बोलने लग जाते हैं। सो दिस इज़ आवर लॉन्गिट्यूडनल फीसर, ये हमारी सेंट्रल सल्कस होती है ना। तो ऐसे हमारे पास 3-4 तरह की हैं। देखो ये हमारी प्री ऑक्सीपिटल नोच, ये इनको अलग करती है, टेम्पोरल लोब को एंड ऑक्सीपिटल लोब को। प्राइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, ये हमारी इनको अलग करती है, प्राइटल को एंड ऑक्सीपिटल को। ये खुद नाम ही बता रहा है ना, सेंट्रल सल्कस जो कि इंपॉर्टेंट है, ये हमारी अलग करती है प्री फ्रंटल को, सॉरी फ्रंटल लोब को हमारे इससे प्राइटल लोब से, ओके। देन वी हैव लेटरल फीसर, ये रही हमारी, ठीक है, ओके। फीसर इज एक्चुअली सल्कस, है ना, सल्कस ही है ये, बस अगर थोड़ी डीपर है तो उसको हम फीसर बोलने लग जाते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज कि ये फीसर और ये सल्कस क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे सल्कस लिख दिया इन्होंने, यहाँ पे फीसर लिख दिया, है ना। सल्कस ही है ये दोनों, मतलब कि ये नीचे जो नीचे अंदर धसा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं, है ना। ऊपर उठे हुए पार्ट को जायरस। जैसे कि ये सेंट्रल सल्कस से पहले है ना, ये बाद में है, तो इसको बोलेंगे प्री सेंट्रल जायरस। ये बाद में है तो पोस्ट सेंट्रल जायरस, है ना। तो ये कौन सा एरिया है, पोस्ट सेंट्रल जायरस कौन सा एरिया बता सकते हो आप? ये ब्रेन का टिपिकल स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हो आप, जनरली उस तरफ देखते हो आप, है ना, ऐसे उल्टा देखते हो। ये राइट वाला देख रहे हो आप, राइट क्या बोलते हैं इसको, राइट लेफ्ट सेरेब्रम, सेरेब्रम नहीं, क्या होता है ये, हेमिस्फीयर, राइट हेमी। अब इस बार राइट हेमिस्फीयर देख रहे हो, जनरली हम लेफ्ट हेमिस्फीयर पढ़ते हैं, है ना। तो ये बता सकते हो आप कौन सा पार्ट है ये बड़ा, जिसको मैंने बोला पोस्ट सेंट्रल जायरस। जल्दी बताओ, इट्स नॉट दैट हार्ड। अच्छा मैं थोड़ी हेल्प करता हूं, बॉडी की सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है यहाँ पे, स्किन की कोर्टेक्स, सोमेटो सेंसरी कोर्टेक्स। सोमेटो का क्या मतलब, बॉडी से, सेंसरी सेंस, बॉडी की सेंसरी। इसको पोस्ट सेंट्रल जायरस भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा मोटर कोर्टेक्स है, मोटर कोर्टेक्स, जिसको हम बोलते हैं प्री सेंट्रल जायरस। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये रहा प्राइमरी मोटर कोर्टेक्स है ना। तो ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ओके। अगर आपको ध्यान नहीं है तो वीडियो लेक्चर लगा लीजिएगा इनके, ओके। मिरर न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स हैं जो कि हमारे फ्रंटल लोब में भी पाई जाती हैं, ठीक है। और बेसिकली फ्रंटल लोब में कहाँ पे, फ्रंटल लोब में शायद जो हमारे एसोसिएटिव एरियाज हैं वहाँ पे पाई जाती हैं, है ना।
प्री मोटर कॉर्टेक्स के अंदर, मतलब मोटर कॉर्टेक्स से पहले वाला जो कॉर्टेक्स है, प्री मोटर कॉर्टेक्स, और प्राइटल लोब के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली मिरर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जो कि जब हम किसी बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तब भी फायर करती हैं, और जब हम उसी बिहेवियर को इमिटेट कर रहे होते हैं तब भी फायर होती हैं। बेसिकली इमिटेशन के लिए प्रेजेंट होती हैं, है ना, क्योंकि वी लर्न, एनिमल्स जनरली लर्न फ्रॉम इमिटेशन, हम अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, है ना। जनरली मैंने एक वीडियो डाली थी, आपने शायद देखी भी होगी, है ना, कैसे बच्चा अपने फादर को इमिटेट करता है। देखी थी आपने वो वीडियो? खैर, ओके। ब्रोकाज एरिया, ये ब्रोकाज एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। वर्निकेज एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रहेंशन ऑफ लैंग्वेज। ये कॉम्प्रहेंशन के लिए नहीं होता है, ये प्रोडक्शन के लिए नहीं होता है। ठीक है, दोनों का अलग अलग काम है। कॉम्प्रहेंशन यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। ओके। अफेजिया, ब्रोकाज अफेजिया का क्या मतलब है कि मतलब कि आपके ब्रोकाज एरिया की न्यूरॉन डैमेज हो गई है, नाउ यू आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। ओके, एक्सप्रेसिव अफेजिया भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके। ठीक है, सारे के सारे लोब्स आर लिम्बिक सिस्टम में सिंगुलेट जायरस सबसे बड़ा इसका पार्ट होता है। ठीक है, ये है सिंगुलेट जायरस। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट था। ठीक है, कार्पस कलोसम क्या होता है, याद है आपको? स्प्लिट ब्रेन सिंड्रोम, मैंने कहा था पढ़ना, इसको पढ़ा आप लोगों ने? गाइस, आई होप कि एग्ज़ाम आ गए थे तो नहीं पढ़ा होगा, तो इसको ये पढ़ना प्लीज़, पढ़ लेना। स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था स्पेरी ने, है ना। ठीक है, सेंसरी सिस्टम कर चुके हैं। वैसे एक बार और थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा जब हम साइकोफिजिक्स और वो सब स्टार्ट करेंगे ना, परसेप्शन जब हम स्टार्ट करेंगे, है ना, तब सेंसरी सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि परसेप्शन से पहले सेंसेशन को जो मीनिंग दिया जाता है उसको परसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, ये करवाने की ज़रूरत है। रोड्स एंड कॉन्स कितने मिलियंस होते हैं, कॉन्स हमारी कम पाई जाती हैं, 6 मिलियंस होती है, रोड्स ज़्यादा होती है, 120 मिलियन, और बिलियन मेरे को देखने दो एक बार, मिलियन, यस। ठीक है, ये आप कैसे गलत कर सकते हो यार, कितना, मतलब मैंने सही से समझाया था आप लोगों को। 380 to 720 होता है, बट कुछ बुक्स में थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है ना। डोंट मेक दीज सिली मिस्टेक्स। ओके, विजुअल पाथवे रियली इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे पहले कॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स, गैंग्लियन सेल्स, देन ऑप्टिक नर्व टू द ऑप्टिक काइजम। ठीक है, ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक काइजम के पास इंफॉर्मेशन जाती है, वहाँ से जहाँ पे भेजनी होती है, ऑप्टिक ट्रैक से होते हुए लेटरल जेन्युक्लेट न्यूक्लियस, जो कि हमारा कहाँ पर पाया जाता है, थैलेमस के अंदर। थैलेमस का पार्ट है लेटरल जेन्युक्लेट न्यूक्लियस। इन्फॉर्मेशन को अब लेटरल जेन्युक्लेट न्यूक्लियस डिसाइड करेगा कि ऑक्सीपिटल लोब के पास जाएगी इन्फॉर्मेशन विया ऑप्टिक रेडिएशन। ठीक है, तो इसको ऑप्टिक रेडिएशन बोलते हैं। लेटरल जेन्युक्लेट न्यूक्लियस के बाद जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ऑप्टिक रेडिएशन, ये रही हमारी ऑप्टिक रेडिएशन। एंड फिर वो इन्फॉर्मेशन जाएगी प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, जिसको हम स्ट्राइट कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। एंड फिर उसके बाद जहाँ जहाँ पे इन्फॉर्मेशन को भेजना होता है भेज दिया जाता है। तो ये इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट पाथवे। 3-4 बार पूछा जा चुका है इस पाथवे पे, इसका भी और ईयर वाला पाथवे भी, है ना, जो ऑडिटरी पाथवे हमारा। ओके, लेटरल जेन्युक्लेट न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी विजुअल इन्फॉर्मेशन के लिए। हाँ, इसके हमारे पास 2 सब सिस्टम पाए जाते हैं, M and N P। इसको मैंने कहा था कि याद रखना, MRPC, है ना।
जो हमारा मैग्नो सेलुलर सिस्टम है और पी से था हमारा पैरावो सेलुलर सिस्टम, ठीक है। तो एम का क्या मतलब है, एम से तो मैग्नो सेलुलर हो गया, आर का क्या मतलब रोड्स की इंफॉर्मेशन ये हैंडल करता है, सी का क्या मतलब कॉन्स की इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली अगर कॉन्स की इंफॉर्मेशन हैंडल करेगा तो कलरफुल इंफॉर्मेशन करेगा, और अगर ये रोड की इंफॉर्मेशन करता है तो मतलब कि ब्लैक एंड वाइट हो सकती है, मूवमेंट से रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ फिगर से जो उसकी मूवमेंट होंगी या कैसा दिखता है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो करेगा, हैंडल करेगा, ये देखो, ठीक है। तो मैग्नोसेलुलर जो सेल्स हैं हमारी, these are responsible for roads information, okay, and necessary for perception of movement and depth and small differences in the brightness. पैरावोसेलुलर जो सेल्स हैं वो कॉन्स की इंफॉर्मेशन को हैंडल करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड एंड ग्रीन कॉन्स नेसेसरी फॉर द परसेप्शन ऑफ कलर, यही पूछा गया था, पहले आया है ये, ठीक है। कोइनोसेलुलर की हम बेसिकली हमारी जो येलो कलर की शॉर्ट वेव लेंथ की जो इन्फॉर्मेशन होती है, दे आर सिमिलर टू पैरावोसेलुलर, बट यहाँ से पूछा नहीं जाता, ये आपको याद रखने हैं MRPC से, ठीक है। ऐसे निमोनिक से याद रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ओके, ठीक है। तो ये हमारे ये फेयर पाथवे क्लियर है आपके, ये डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। फीचर डिटेक्टर सेल्स बेसिकली वर्टिकल लाइंस के लिए प्रेजेंट होती हैं ना, हमारे ऑक्सीपिटल लोब में पाई जाती हैं। 3 तरह की होती है, ओरिएंट स्पेसिफिक यानी सिंपल सेल्स, कॉम्प्लेक्स सेल्स एंड हाइपर कॉम्प्लेक्स सेल्स। यही पूछा जाता है कि फीचर डिटेक्टर सेल्स कितने तरीके की होती हैं, सिंपल्स, कॉम्प्लेक्स, हाइपर कॉम्प्लेक्स। नॉट दैट हार्ड कि एक बार आपने पढ़ लिया तो रियली इजी टू रिकॉल दिस इंफॉर्मेशन। ट्राइकोमेट्रिक थ्योरी एंड अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी हमारे पास कलर की थ्योरी, कलर विजन के लिए थ्योरी है हमारी, ठीक है। थॉमस यंग ने इस थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया था, उसके बाद मॉडिफिकेशन की थी हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज ने, है ना। ये वही हैं जिन्होंने विजन के ऊपर भी काम किया, मोटर कंडक्शन के ऊपर भी काम किया है, और इन्होंने ऑडिटरी जो थ्योरी है वो भी दी है ना, ठीक है। आफ्टर इमेज नहीं एक्सप्लेन कर पाए ट्राइकोमेट्रिक थ्योरी से, जो कि अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी ने दी, जो कि एडवर्ड हियरिंग ने दी थी, एडवर्ड हियरिंग, है ना। हियरिंग जो नाम है इनका, ऐसा लग रहा है कि ऑडिटरी थ्योरी दी होगी, बट एक्चुअली में इन्होंने दी थी कलर विजन की थ्योरी, है ना, ओके। कलर ब्लाइंडनेस, बेसिकली हमारे पास मोस्ट कॉमन कलर ब्लाइंडनेस होती है प्रोटोनोमली। प्रोटोनोमली में बेसिकली क्या होता है कि रेड कलर की कॉन्स नहीं होती, उसके बाद सबसे कॉमन, उसके बाद उससे कम कॉमन, ठीक है, लेकिन स्टिल कॉमन में आती है ड्यूट्रोनोमली, ठीक है। ड्यूट्रोनोमली में ग्रीन कलर की कॉन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, है ना, तो आप ग्रीन कलर के शेड्स को नहीं देख पाओगे। प्रोटोनोमली है तो आप रेड कलर के शेड्स को नहीं देख पाओगे। देन वी हैव ट्राइटेनोपिया, ठीक है, ब्लू एंड येलो की, ये उन दोनों से कम कॉमन है। सबसे रेयर होती है मोनोक्रोमेसी, या फिर इसको हम बोलते हैं एक्रोमेटोफेजिया, ओके, कि कुछ भी आपको सिर्फ शेड्स ऑफ ग्रे दिख रहे हैं बस, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट के शेड्स दिख रहे हैं, कोई कलर दिख नहीं रहा, तो ये काफ़ी रेयर होती है ये, ठीक है। अगर आपसे वो सीक्वेंस में लगाएं तो ऐसे ही लगाना आपको, प्रोटोनोमली, ड्यूट्रोनोमली, जो हमारी ट्राइटोनोपिया है, उसके बाद मोनोक्रोमेसी, ओके, टोटल कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ओके। डार्क अडेप्टेशन एंड लाइट अडेप्टेशन हमने पढ़ी है। डार्क अडेप्टेशन ज़्यादा लंबा टाइम लेती है, ये बात याद रखना, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रोड्स के अंदर रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है। रोडोप्सिन कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है ना, अराउंड 20 to 30 मिनट लग जाती हैं, है ना। वैसे तो थोड़ा थोड़ा में 5-10 मिनट में दिखने लग जाता है, बट दे टेक टाइम, ओके। देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, ये आप भूल रहे थे, ये सबसे पहले मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस, है ना, MIS, मिशन इम्पॉसिबल, MIS, ऐसे याद रख लो इसको, मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस, ओके। ये भूलना नहीं है, यही तो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बता देंगे कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या फिर जो हमारा कान का पर्दा होता है ये पहले आता है, उसके बाद फिर ओवल विंडो आती है ना, ये तीनों के अंदर ही कन्फ्यूजन होगा, मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस,
3-4 बार इसको बोल लो, आप ऐसे रिपीट कर लो, रिपीट करने के बाद ऑटोमेटिकली साइनेप्स बन जाएगा। तो आप बार बोलोगे तो मैलियस इनकस स्टेपिस ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, है ना। MIS से याद कर सकते हो आप, कोई भी आप निमोनिक मतलब खुद का बना लो, इट्स नॉट दैट हार्ड। हाँ, मैलिस को हैमर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हैमर की तरह दिखता है। इनकस को एनविल बोलते हैं। एनविल एक तरह का टूल होते हैं हमारे, मतलब हैमर, एनविल एंड स्टीरअप। स्टीरअप तो बस आपको ये याद रखना है कि स्टेपिस ऐसे स्टार्ट हो रहा है, स्टीरअप भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है ना, बस इन दोनों को याद रखना है। ओके, एंड ठीक है, अगर ये सब आपको ध्यान नहीं है तो इसको लेक्चर लगा लीजिए, इनका इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। हाँ, ये आपको याद रखना है पाथवे एसी स्लाइमा से, है ना। एसी स्लाइमा हमने पढ़ा था। ये देखो, हेयर सेल जो कि हमारे कोकले के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन दे देंगे ऑडिटरी नर्व को, ए, फिर कोक्लियर न्यूक्लियस, सी, सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स, एस, लेटरल लेमिनस, ठीक है, देन इंफीरियर कोलिकुलस। देखो हम बात की थी कि ये टेक्टम के पार्ट होते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर कोलिकुलस के पास इंफॉर्मेशन जाती है आइज की, इन्फीरियर कोलिकुलस के पास इंफॉर्मेशन जाती है ईयर की, ओके, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। देन वी हैव मीडियल जेन्युक्लेट न्यूक्लियस जो कि हमारा थैलेमस में प्रेजेंट होता है, एंड देन ऑडिटरी कोर्टेक्स, प्राइमरी ऑडिटरी कोर्टेक्स स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो एसी स्लाइमा से याद कर लीजिए इसको, ये कई बार पूछा गया, कई बार। ओके, थ्योरी है हमारे पास, प्लेस थ्योरी है, फ्रीक्वेंसी थ्योरी है, वॉली प्रिंसिपल है हमारे पास। ओके, ठीक है, इन सेंसेस से नहीं पूछा जाता। टेक्टाइल रिसेप्टर, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना, ठीक है। पेन के लिए फ्री नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंड पेशियन कार्पुलस, जो हमारे कार्पुल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर, ओके। तो ऐसे आपको कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा, जैसे मार्कल्स डिस्क फाइन टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। रूफिनीज एंडिंग स्ट्रेच के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक दो बार इनको देख लीजिए, ऑप्शंस इतने मुश्किल नहीं आते, इतने हार्ड क्वेश्चन के, काफ़ी इजी ऑप्शंस आते हैं ना, एक बस वो बना लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। और एक हमारा के से स्टार्ट था टेम्परेचर के लिए, कोल्ड टेम्परेचर के लिए, क्या था वो, ये रे, कैरियूज एंड बल्ब्स, ठीक है, रिस्पॉन्ड टू कोल्ड टेम्परेचर। बस आप एक दो ऐसे याद रख लोगे ना, ठीक है, जैसे फ्री नर्व एंडिंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, कैरियूज एंड बल्ब आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर, तो आपका हो जाएगा। इट्स नॉट दैट हार्ड, फ्री नर्व एंडिंग्स फॉर पेन, इनको नोसिसेप्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, मैंने जो इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, नोसिसेप्टर्स। और ये हालांकि इनको सबको पढ़ना पड़ेगा आपको, एक बार देख लेना, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ से, वो एक बार इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हमने पेन की फिजियोलॉजी पढ़ी थी, ओके। नोसिसेप्टर्स दो तरह के हमारे पास नोसिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ए डेल्टा फाइबर्स जो कि जिनके पास माइलिनेशन सीट प्रेजेंट होती है, देन वी हैव सी फाइबर्स अनमाइलिनेटेड होते हैं, स्लो एंड कंटिन्यूस सिग्नल ये ट्रांसमिट करते रहते हैं। दीज आर फॉर फास्ट माइलिनेटेड वाले, ए डेल्टा फाइबर वाले, है ना। तो अलग अलग तरह के सिग्नल ये को रिस्पॉन्ड करते हैं, ओके। देन वेस्टिबुलर सेंस एंड हमारी उसके अलावा कैनेस्थेटिक्स और प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस है ना। तो ये तो हमारी बॉडी मूवमेंट्स को बताती हैं, एंड वेस्टिबुलर सेंस हमें हमारी बॉडी की ओरिएंटेशन बताते हैं कि मतलब कि हम किस डायरेक्शन में कितना एंगल पे झुके हुए हैं, है ना। सो दीज आर प्रेजेंट इन हमारे इनर ईयर के अंदर एक प्रेजेंट होता है कोक्लिया, ये स्नेल, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑडिटरी नर्व है। वेस्टिबुलर सिस्टम उसके आगे ये जो हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं ना, वहाँ पे पाया जाता है, ओके। दिस इज कोक्लिया बेसिकली, है ना, दे स्नेल की तरह आपको जो दिख रहा है स्ट्रक्चर। उसके बाद जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है उसमें हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर हमारा जो सिस्टम पाया जाता है वेस्टिबुलर सिस्टम, ओके, ठीक है। एक्टिव मूवमेंट्स, ये भी आप काफ़ी लोगों ने गलत किया है, ठीक है, इसको पढ़िएगा। एक्टिव मूवमेंट्स वाला स्पेसिफिकली करवाया था, इसका एक क्वेश्चन भी करवाया था कि एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इनेबल्स वन टू अडेप्ट टू इनवर्ट विजन
इन्वर्ट विजन के लिए अडेप्ट करने के लिए एक्टिव मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थैलेमस के न्यूक्लियाई हमने पढ़े हैं। ओके, पढ़िएगा इनको कौन कौन से थैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। 3 तो इंपॉर्टेंट हैं ही, मीडियल जेन्युक्लेट, लेटरल जेन्युक्लेट न्यूक्लियस, और इसके अलावा हमारे पास है क्या था वो, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मीडियल वाला ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, लेटरल वाला होता है विजुअल इन्फॉर्मेशन के लिए, और उसके अलावा हमारे पास है वेंट्रल पोस्टीरियर मेडिकुलर इन्फॉर्मेशन, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन, मतलब कि स्किन से जो इन्फॉर्मेशन जाती है ना वो। और बाकी जो हमारे हैं जैसे कि एंटीरियर न्यूक्लियस है, पल्विनार न्यूक्लियस है, एंड इंट्रा लेमिनल न्यूक्लियस या इंटरनल लेमिना प्रेजेंट है। ये याद रखना है आपको कि ये प्रेजेंट होते हैं थैलेमस के अंदर। और हाइपोथैलेमस वाले तो सारे ही याद करने पड़ेंगे, ठीक है, ये देखो पूछ रखा है इन्होंने, है ना। वेंट्रोमीडियल हमारा हाइपोथैलेमस में पाया जाता है, ठीक है। तो सी एंड डी दोनों पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता थैलेमस में, तो दीज आर नॉट फाउंड इन थैलेमस, ओनली इंटरनल लेमिना एंड एंटीरियर न्यूक्लियस, ठीक है। होम्योस्टैसिस स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन हैंडल करता है होम्योस्टैसिस को? हाइपोथैलेमस हैंडल करता है, ठीक है। तो यहाँ से ठीक है, ये तो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम आ गया। आई होप कि आपको ये दोनों एक्सिस याद होंगे, है ना, एच पी एक्सिस एंड सैम एक्सिस। एच पी एक्सिस इज जब हाइपोथैलेमस ऑर्डर करता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ऑर्डर करती है एड्रेनल ग्लैंड को, है ना, उसको बोलते हैं एच पी ए एक्सिस। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कि मतलब कि कोर्टिसोल रिलीज होता है यहाँ से, ठीक है। सैम एक्सिस, सैम एक्सिस बेसिकली क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वो एड्रेनल मेडुला को ऑर्डर करता है कि एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज करवाओ, है ना, इसको सैम एक्सिस बोलते हैं। सैम एक्सिस फास्ट होता है, दिस वन इज स्लो, ओके, दिस वन इज फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, ये काफ़ी शॉर्ट टर्म स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दोनों एक्सिस याद है आपको गाइस? देखो क्रोनिक स्ट्रेस के लिए दिस वन इज फॉर क्रोनिक स्ट्रेस, एच पी एक्सिस। दिस वन इज फॉर एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट का मतलब इंस्टेंट, एकदम से जो स्ट्रेस आया, शॉर्ट टर्म के लिए जो स्ट्रेस प्रेजेंट है, ठीक है, फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट करना है। क्रोनिक स्ट्रेस के लिए कोर्टिसोल रिलीज करना पड़ता है ताकि बॉडी उसको हैंडल कर सके। एक शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोर्टिसोल रिलीज होगा तो इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा, ग्लूकोज की जो क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा, है ना। तो अभी उस टाइम पे बॉडी आपको आपकी बॉडी तैयार हो रही है। कोर्टिसोल बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए सही होता है, लॉन्ग टर्म में वो नर्वस सिस्टम को नर्वस सिस्टम को नहीं, आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपकी मेमोरी सेल्स को भी, है ना, कहाँ थी, हिपोकैम्पस के अंदर, हिपोकैम्पस की सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने लग जाता है ना। लॉन्ग टर्म में कोर्टिसोल नहीं चाहिए, काफ़ी कम टाइम के लिए चाहिए, है ना। कोर्टिसोल हमारी हार्ट हेल्थ को भी वीक करता है, ओके। तो लंबे टाइम के लिए काफ़ी क्या कहेंगे उसको, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कोर्टिसोल बॉडी के ऊपर, ठीक है। क्यूशन सिंड्रोम एंड एडिसन सिंड्रोम हमने देखे थे कि एक हमारे अंदर कोर्टिसोल की कमी के अंदर के मतलब कि लैक ऑफ कोर्टिसोल हो जाता है, ठीक है। तो क्यूशन सिंड्रोम इज ए रेयर हार्मोनल डिसऑर्डर दैट अकर्स व्हेन बॉडी हैज टू मच कोर्टिसोल ज़्यादा हो गया, नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, ठीक है। लैक ऑफ कोर्टिसोल में एडिसन डिजीज देखोगे आप, ओके ओके, ठीक है। ओके, एक मिनट, कुछ केमिकल्स थे हमारे पास यहाँ पे हंगर के लिए रिस्पॉन्सिबल, हाँ ये केमिकल्स याद रखने हैं ना, हंगर प्रमोटिंग केमिकल्स हमारे पास गिरलिन, ओरेक्सिन एंड हिस्टामाइन, है ना।
ओरेक्सिन के बारे में एक बात और याद रखिएगा, ओरेक्सिन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप इनिशिएशन, स्लीप को इनिशिएट भी करता है ओरेक्सिन। ओके, देन वी हैव हंगर इनहिबिटिंग केमिकल्स, है ना, जैसे कि CCK है हमारे पास यहाँ पे है, एंड लेप्टिन, इंसुलिन एंड मेलेनोकोर्टिन्स। तो ये केमिकल्स आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे। जी इसका कोई निमोनिक भी बनाया था हमने, है ना, GOH, गो हिस्टामाइन, है ना, गो हिस्टामाइन करके बना था ना, गो हिस्टामाइन। तो जी से घिरलिन, ओ से ओरेक्सिन एंड हिस्टामाइन, दीज आर गो हंगर करके बनाया था, यस गो हंगर, ठीक है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग हंगर, की मतलब कि आपको भूख लगेगी अगर ये केमिकल ज़्यादा है आपकी अभी ज़्यादा प्रेजेंट है, ज़्यादा अमाउंट में, है ना, और ये अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो आपको भूख नहीं, कम लगेगी, मतलब इनहिबिट करेंगे हंगर को, स्टेटिटिव फील करोगे आप, है ना, स्टेटिएट जो आपके मतलब कि कहेंगे कि फुल फील करोगे। ओके, तो इनके मैकेनिज्म भी हमने पढ़े थे कि कैसे कब रिलीज होते हैं दोनों ही। और देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से इंक्रीज नहीं करते हंगर को, ठीक है, डज नॉट इंक्रीज, तो घिरलिन तो करता है, एंड उसके अलावा लेप्टिन, इंसुलिन एंड मेलेनोकोर्टिन, ये तीनों ही इंक्रीज करते हैं हंगर को, डिक्रीज करते हैं हंगर को। ओके, ठीक है। लेटरल हाइपोथैलेमस का एक पार्ट होता है, लेटरल हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, इनिशिएट करवाता है फीडिंग बिहेवियर को, है ना, स्टार्ट करता है फीडिंग बिहेवियर को। जैसे आपको भूख लगेगी तो इन्फॉर्मेशन लेटरल हाइपोथैलेमस के पास जाएगी कि हम फीडिंग बिहेवियर इनिशिएट करवाओ, ठीक है। जैसे आप इनफ, ठीक है, फीडिंग बिहेवियर भी और वो भी आपका वाटर वाला भी, है ना, जैसे मेरे को प्यास लग रही है तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे लेटरल हाइपोथैलेमस के पास जा रही है। लेटरल हाइपोथैलेमस बोल रहा है बॉडी को कि बोतल उठाओ, ड्रिंक सम वाटर, ओके, या फिर आपके पास खाने के लिए कुछ है, खाओ उसको। डैमेज टू दिस पार्ट रिजल्ट इन अफेजिया दैट इज लैक ऑफ हंगर। इस पार्ट, ये पार्ट अगर डैमेज हो जाता है तो द इंडिविजुअल विल स्टॉप ईटिंग। ओके, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस अगर डैमेज हो गया, इंडिविजुअल विल नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग। ओके, यहाँ पे फैटी हो जाएगा इंडिविजुअल, यहाँ पे स्किनी हो जाएगा। ये दो थ्योरी हमने पढ़ी थी, ठीक है, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके।